तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो पेपर होना है उसमें जो अब तक पिछले वर्ष में पूछे जा चुके प्रश्न हैं उन पर आधारित प्रश्न उत्तर का सेट। और इसमें यानी कि इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे उसमें इतिहास शामिल है, विज्ञान शामिल है, भूगोल और भारतीय संविधान आधार पर जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो शामिल हैं, जबकि हिंदी और इंग्लिश इसके लिए हम अलग से वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो जो 4 टॉपिक है जिसमें इतिहास, विज्ञान, भूगोल और भारतीय संविधान इन पर जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, और बी है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, और सी है कि ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, और डी है कि उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी जो हैं ये उपभोक्ता कानून 1986 को इसीलिए अपनाया गया। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे सन 1986 में अधिनियमित किया गया था, और इसे हाल ही में यानी कुछ वर्ष पहले वर्ष 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, है ना। और इसका निर्माण ही इसलिए किया गया था, इस कानून को इसलिए बनाया गया था कि उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है कि प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं। प्राचीन कालीन इतिहास, और विकल्प बी है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, और सी विकल्प है कि वह समय जिसका ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा उपलब्ध हो, और डी है कि नौकालीन इतिहास। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा उपलब्ध न हो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब थोड़ी सी हम इतिहास के बारे में बात कर लें तो जो इतिहास है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमारे जो आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे शुरू के जो 16 प्रश्न हैं ये इतिहास पर आधारित है, इसके बाद विज्ञान आएगा, फिर भूगोल, उसके बाद आता है भारतीय संविधान। तो इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं हम, और बात कर रहे हैं कि इतिहास के जो विभाजन है उस पर। तो ये 3 प्रकार के इतिहास के कालों का विभाजन किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा होता है, या ये इतिहास का वो कालखंड को शामिल किया जाता है इसमें जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। यानी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल का विवरण मिलता है। और इसमें ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें मानव के आरंभिक काल से लेकर हड़प्पा पूर्व का जो काल है वो शामिल किया जाता है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल के लिए पुरातात्विक साक्ष्य तो रहते ही हैं, इसके साथ साथ दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये जो आद्य ऐतिहासिक काल के दस्तावेज हैं अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है कि जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, साथ ही साथ लिखित ब्यौरा उपलब्ध है और उनको पढ़ा जा चुका है, उन्हें उसे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि वास्को डी गामा यात्री था स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल या अमेरिका। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का यात्री था। सी विकल्प सही हो जाएगा। और वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो ये 20 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है, और यहाँ पर उसका स्वागत जो है वहाँ के तत्कालीन शासक जामोरिन के द्वारा किया जाता है। और ये वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो दक्षिण अफ्रीका होते हुए आया था, और जिस जगह पहले पहुंचा ये उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जहाँ से होकर ये भारत पहुंचा। और कालीकट की बात करें तो ये केरल के कोझिकोड जिला में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ए ओ ह्यूम।
तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, तो सही विकल्प डी। और इनके साथ साथ दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा ये भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प ए होगा कि ए.ओ. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। और इन सदस्यों में दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसकी जो पहली बैठक वो मुंबई में हुई थी। हालांकि इसको होना पुणे में था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था जिसकी वजह से ये मुंबई में हुआ। और 72 सदस्य के साथ पहली बैठक हुई थी, और ये बम्बई के यानी कि तत्कालीन बम्बई वर्तमान का मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहाँ इसकी बैठक हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? 4 विकल्प हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन या गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वो भारत के गवर्नर जनरल बने। और प्रश्न नंबर 6 है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? 1765, 1766, 1767। सॉरी 1765 दो बार लिखा गया है। खैर यहाँ पे सही विकल्प ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि 1765 में ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट जो है पारित किया था। और असल में ये जो स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था 1765 में, इसको अमेरिका के संदर्भ में पारित किया गया था। और इसमें क्या था कि जो भी समाचार पत्र हैं और जो आलोचनाएं वाली पत्रिका हैं, पुस्तिका हैं, लाइसेंस, पट्टे और जो कानूनी दस्तावेज हैं, उनके ऊपर रसीद, टिकट या स्टाम्प लगाना आवश्यक किया गया था। जबकि भारत के संदर्भ में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 काम करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1920 में, 1918 में, 1919 में या 1917 में? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और थोड़ी सी इसके बारे में और विस्तार पूर्वक अगर हम बात करें तो 19 मार्च 1919 को इसे पारित किया गया था। और इस अधिनियम को यानी कि जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून भी कहा जाता है, और इसी अधिनियम की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि दोनों में संबंध है। तो आगे पढ़ देखते हैं। जो ये अधिनियम बना इसको सेडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे सिडनी रॉलेट थे। और ये जो अधिनियम है रॉलेट एक्ट, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा है उसको कुचला जाए। और जो ये अधिनियम है रॉलेट एक्ट, इसका जो सरकारी नाम था वो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे इंग्लिश में द अनार्कियल्स एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता है। और इसके अगर हम कुछ प्रमुख बातें करें कि इसमें क्या शामिल था, तो पहला ये था कि जब राजद्रोह के जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया। दूसरा ये किया गया कि जो मुकदमे का फैसला है तो उसको, जो भी फैसला आएगा उसको किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था, यानी कि फैसले के खिलाफ आप कोई भी अपील उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार को अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निलंबित कर दे। तो बहुत सारे लोगों ने जब इसको विरोध किया तो इसे काला कानून कहा और बिना वकील, बिना दलील की संज्ञा दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम का पूरे देश में विरोध हो रहा था, और मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना इनके द्वारा विरोध पूर्वक ये केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाता है। और सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को इसी समय इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने के उसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन या शांतिपूर्वक सभा जिसे कहें हम, वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, जहां जनरल डायर आता है और
बैठे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसका संबंध रोलेट एक्ट से भी है। तो ये था इसका, यानी कि यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि 1919 में। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुआछूत या सती प्रथा? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम ने काफ़ी संघर्ष किया था। और अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो इसे 1829 में बैन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? 4 विकल्प हैं: फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या वास्को अल्मेडा? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाया था इसने 1510 ईस्वी में। और ये भारत में पुर्तगाल की तरफ से दूसरा गवर्नर था, जबकि पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की अगर हम बात करें तो इसकी जो नीतियां हैं उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में, जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और इसकी जो नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था हिंद महासागर को कंट्रोल करना था, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाया गया। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 है कि अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क हटा लिया गया? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1889 में? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा 1882 में। तो हुआ ये कि उस समय जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आर्थिक शोषण कर रहे थे, बाकी और शोषण तो हो ही रहा था, आर्थिक शोषण भी हो रहा था। तो चूँकि भारतीय सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मांग थी विदेशों में, बहुत ज़्यादा मांग थी, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ब्रिटेन में सूती के मशीन स्थापित किए, सूती कपड़े बनाने के, और वहाँ सस्ता बनता था, ठीक है। तो उसको भारत में आने से मतलब रोकने में, आने देने में इनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, आयात शुल्क हटा लिया इसके ऊपर से। तो ओवरऑल इनका जो फ़ायदा पहुंचाना था वो ब्रिटिश व्यापारियों को ही फ़ायदा पहुंचाना था, इससे भारतीय लोगों का कोई भी लेना देना नहीं हुआ था। और ये हुआ था वर्ष 1882 में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 है कि मध्यकालीन समय रिक्त स्थान से रिक्त स्थान शताब्दी तक माना जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 16वीं शताब्दी या 8वीं से 13वीं शताब्दी या 6वीं से 9वीं शताब्दी? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि मध्यकालीन समय को 8वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य रखा जाता है। तो सही विकल्प बी, 8वीं से 16वीं शताब्दी, बी विकल्प। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? पटना से, बक्सर से, मेरठ से या झांसी से? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मेरठ से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई और ये बाद में उसी दिन शाम को दिल्ली पहुंच जाती है। तो 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 13 है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, कौन सी थी? पटना, गया, वैशाली या राजगृह? तो सही विकल्प डी हो जाएगा, राजगृह थी मगध की प्राचीनतम राजधानी, जहां सबसे पहले हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा शासन किया गया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया, फिर उदयन आया। तो इन लोगों के द्वारा आगे जाकर मगध की राजधानी को पटना में किया गया, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि मगध साम्राज्य की या मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो राजगृह थी। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, कौन था?
भेड़, बैल, कुत्ता या बकरी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मनुष्य के द्वारा पहली बार नवपाषाण युग या नियोलिथिक युग में जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 है कि मुगल मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब से? मध्यकालीन से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से या प्राग ऐतिहासिक काल से? तो बड़ा सिंपल है, आधुनिक काल से होता है। यानी कि जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है और उसी समय आधुनिक भारत का इतिहास होता है या आधुनिक काल का इतिहास होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? तो सबसे पहले दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई वो था गुलाम वंश या ममलूक वंश। और इसके द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था। और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 जुलाई को, 5 जून को या 5 अगस्त को? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ये पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। थोड़ी सी हम बैकग्राउंड देख लें कि कि 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो क्या हुआ था कि सन 1972 में 5 जून से 16 जून तक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक आयोजित की गई थी और उसी समय ये घोषणा किया गया कि पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जाए। तो इसी के बाद फिर क्या हुआ, वर्ष 1973 से सबसे पहली मतलब वर्ष 1973 में पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और तब से ये निरंतर मनाया जा रहा है और अब इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यानी कि 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये जो पर्यावरण प्रदूषण विश्व पर्यावरण दिवस है तो ये इसमें क्या करता है, समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, सतत विकास, इसके अलावा जो वन्य जीव अपराध है और ऐसे जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच शुरू से रहा है और ये उसी के लिए काम करता है। और वर्ष 2023 की अगर हम बात करें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2023 का थीम क्या था, तो थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। और वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो जो वर्ष 2022 में थीम रखा गया था वो रखा गया था वनली वन अर्थ। और ये जो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ये भी इसी से प्रभावित होकर बनाया गया था क्योंकि भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? हवा, वन, बांध, जल। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि जो बांध है ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है क्योंकि बांध को हमने कृत्रिम तरीके से बनाया है या अप्राकृतिक तरीके से जो बोले जिसे कि नेचुरल, नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम तरीके से हमने बनाया है किसी भी बांध को। तो बांध जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा या घटक नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि सिंपल है कि हमारे चारों तरफ का आवरण जिसमें हम रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं पर्यावरण है। और पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक यानी कि जो नेचुरली है जैसे कि आपका हवा हो गया, जल हो गया और वन्य जीव जंतु हो गए, वन हो गया, ये सभी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक की बात कर रहा है कि प्राकृतिक घटक नहीं है तो इसमें बांध नहीं है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, बांध। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? चार विकल्प है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या भूगोल।
तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन जो है ये पारिस्थितिकी कहलाता है। और पर्यावरण के जैविक घटक की बात करें तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। जैविक घटक उत्पादक में क्या पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं वो जानवर आ जाते हैं, ठीक है। और अपघटक जो मृत सड़े गले पदार्थों को विघटित करने का काम करते हैं वो अपघटक हो जाते हैं। तो ये पर्यावरण के ऐसे घटक जिसमें जान होता है ना, यानी कि जो जीवित होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं। और अजैविक घटक की बात करें तो ऐसे पर्यावरण के ऐसे घटक जिसमें जान होता ही नहीं है वो अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, पानी हो गया और हवा हो गया, ये सब जो है ये पर्यावरण के ये अजैविक घटक हैं। और ये दोनों जो हैं आपस में मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा पुनर्विकरणीय संसाधन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जिसका पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, लौह अयस्क, वन्य प्राणी या वन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो लौह अयस्क या आयरन ओर है उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 है कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। आपको पहले बताया जैविक घटक, जैविक संसाधन, 4 विकल्प हैं, प्राकृतिक गैस, पानी, वन या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वन जो है ये जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 22 है हमारा कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है गैंडा, हाथी, शेर और चीता। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, शेर। असल में ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा ये हाथी संरक्षण परियोजना में भी शामिल है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण ही किया गया था इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। और ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में स्थित है और इसे सन 1950 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और यहाँ से पेरियार नदी बहती है। और इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ शेर के जैसे पूंछ वाला मकाक पाया जाता है और इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और उससे पहले ये वर्ष 1978 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है जिससे वो रात में देख ले। मतलब ये कहने का मतलब है, 4 विकल्प हैं, सलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, सीलिया या स्टेपीज। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि उल्लू की आंखों में सलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और शंकु कोशिकाएं ये बताते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। सीलिया की बात करें तो सीलिया पक्षाभ होता है, असल में एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है सीलिया, जिससे वो चलने फिरने का काम करते हैं। जबकि स्टेपीज जो है ये घास के मैदान है। और हम सलाका कोशिकाओं की बात कर लें तो असल में होता क्या है कि ये कोशिकाएं जो है उल्लू की रेटिना में पाए जाते हैं, जो कि कम रोशनी या अंधेरे में दृष्टि प्रदान करते हैं या देखने का काम करने में मदद करते हैं। जबकि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये दिन या प्रकाश में दृष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 है कि गाय का दूध कैसा होता है। आपको सफ़ेद ही होता है, लेकिन 4 विकल्प है यहाँ पे कि पीला नहीं होता है, कम वसा युक्त होता है, ज़्यादा वसा युक्त होता है या सफ़ेद होता है। तो देखिए गाय का दूध तो वाकई में सफ़ेद होता है, पर आपको लिखना नहीं है क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हल्का पीलापन लिए होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं होगा आंसर। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा कि इसमें वसा जो है कम होता है। इसमें जो वसा की मात्रा होती है वो 3.5% होता है, जबकि जो भैंस का दूध है उसमें 6% होता है, 6% होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि गाय का दूध जो है कम वसा युक्त होता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है।
यानी कि ऐसा स्तनधारी जो जो मतलब स्तनधारी है लेकिन अंडा देता है, एकेडिना, हिप्पोपोटामस, गिब्बन या व्हेल। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, एकेडिना। ये जो है अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। और ये एकेडिना जानवर की अगर हम बात करें तो ये चींटी खोर होता है, जो चींटी खाता है वो असल में स्तनधारी है और अंडा देने का काम करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। जबकि व्हेल की बात करें तो ये बच्चा देता है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ, तो सॉरी 25 से चलते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय नहीं है? प्लास्टिक की थैली, एल्यूमिनियम की थैली, कांच या कागज। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि कागज जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय, यानी कि ये नकारात्मक रूप में लिखा है, तो इसको दूसरी तरफ में लिखा जाए तो अजैव निम्नकरणीय ये हो जाएगा, या फिर जैव निम्नीकरणीय है। मतलब अगर हम लास्ट के 3 वर्ड पढ़ें, जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है या जैव निम्नीकरणीय है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ का मतलब एक होगा। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और ये जो प्लास्टिक की थैली है ये बायोडिस्पोजेबल नहीं है, एल्यूमिनियम की थैली ये भी नहीं है, और कांच जो है ये भी नहीं है। और तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो कांच है ये जैव निम्नीकरणीय है, सॉरी कागज। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैवाल, इसके बाद जल पक्षी, यानी कि जल में पाया जाने वाला जो पक्षी होता है वो, बड़ी मछली और छोटी मछली, इनसे जो जो आहार श्रृंखला बनेगी उसमें डीडीटी का सांतरण या जमाव होना किस जीव में सबसे अधिक होगा? जल पक्षी, शैवाल, छोटी मछली या बड़ी मछली। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि शैवाल में जो डीडीटी का मात्रा होगा वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि जल के पास सबसे ज़्यादा शैवाल, मतलब शैवाल की उपस्थिति है। तो यहाँ पे सही विकल्प, और शैवाल को मछली खाता है, शैवाल को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, और बड़ी मछली को जल पक्षी खाएगी। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, शैवाल। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है कि फफूंदी क्या है? परजीवी, सैप्रोफिटिक, या परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों, या उत्पादक। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सैप्रोफिटिक। तो फफूंदी जो है सैप्रोफिटिक होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। तो बता दो कि मृतोपजीवी ये क्या करते हैं कि जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। और ये एक प्रकार के पौधे होते हैं फफूंदी, जो कि अपना भोजन जो है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि आप कोई सब्जी रख दीजिए और उसको रख दीजिए, 3-4 दिन बाद उसको देखिए तो कुछ अजीब सा दिखेगा, सड़ा सड़ा टाइप से, उसके ऊपर कुछ जमा दिखेगा, तो वो फफूंदी हो गया, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि सैप्रोफिटिक जो फफूंदी होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा लाभ होता है फफूंदियों का, कि अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। अपमार्जक यानी कि प्रकृति को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि अगर खाना सड़ा है तो उसका अपघटन होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वैसे रखा जाएगा, फिर क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सैप्रोफिटिक। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एडिटिव भोजन में क्या होता है? एडिटिव भोजन, रोगनाशक खनिज, खनिज रोगनाशक एवं खनिज दोनों, या विटामिन्स। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। असल में क्या होता है, जो खाद्य योजक होते हैं उनको एडिटिव भोजन कहा जाता है। इसमें क्या है, खाने वाले पदार्थ में किसी भी चीज़ को मिक्स कर दिया जाता है जिससे ये बहुत दिनों तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ऐसे भोजन को एडिटिव भोजन कहा जाता है। और इसके अलावा ये खाने के स्वाद को संरक्षित रखते हैं और जो अन्य गुण हैं उनको बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो एडिटिव भोजन में जो है रोगनाशक और खनिज दोनों होते हैं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 है कि अवतल लेंस के लिए एक वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ऋण। और
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, यानी कि सवाल ऐसा है कुछ, इसको ऐसे समझिए कि जो वेलामेन कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ अवश्य रूप से पाई जाती हैं, हेलोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, एपीफाइट्स में या हेलियोफाइट्स में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये एपीफाइट्स या अधिपादपों में वेलामेन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो वेलामेन कोशिका होती है एक प्रकार की निर्जीव कोशिका होती है और ये अपने ऊतक का निर्माण करती है। और ये क्या है, सघा मतलब बहुत सारा इकट्ठा होकर, सघन होकर वेलामेन ऊतक का निर्माण करती हैं, जो कि हवाई जड़ों में दिखाई जैसे पड़ती है। जैसा आप इसका सिंपल एग्जांपल है, आर्किड की जड़ जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं और ये हवा में लटकी रहती हैं। और इससे अच्छा एक सिंपल उदाहरण है, आप बरगद का आपने वृक्ष देखा होगा, है ना। तो उसमें जो दिखता है वो जो जट टाइप से जो लटका लटका दिखा रहता है, असल में वो वेलामेन कोशिका ही है या वो वेलामेन टिश्यू ही है। वो जो आप लटके हुए देखते हैं बरगद के पेड़ में वो वही है। तो ये क्या करते हैं, मतलब उस पेड़ को जड़ के रूप में सहारा प्रदान करते हैं, लेकिन जमीन में नहीं जाते बल्कि वायुमंडल से ही सब कुछ ग्रहण करके इनको प्रदान करते हैं, इनको जीने के लिए। तो और अब बात कर लें कि एपीफाइट असल में होता क्या है या अधिपातप होता क्या है। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि आश्रय के लिए दूसरे वृक्षों पर निर्भर तो होते हैं, लेकिन अपने लिए अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। यानी कि जो एपीफाइट्स पौधे होते हैं ये परजीवी नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों की तनों में, शाखाओं में दरार या जो छाल आदि है उनमें जो उपस्थित होती है, मिट्टी उपस्थित होती है, उनमें उपज जाते हैं और उसमें अपनी जड़ को है चिपका के रखते हैं। और बात कर ले थोड़ी सी हेलोफाइट्स की, तो हेलोफाइट्स यानी कि क्या बोले इसको हम, लवण मृदोद्भिद कहा जाता है, यानी कि समुद्री पेड़ पौधे। और ये जो पादप होते हैं, ये पौधे होते हैं, ये उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। उदाहरण की बात कर ले तो जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं, समुद्री लेवेंडर, चावल घास वगैरह जो हैं ये हेलोफाइट्स हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो समुद्र में उगने के लिए अनुकूलित हों, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। और जीरोफाइट्स की बात कर लें तो जीरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थलों में उगने के लिए अनुकूलित हों, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैक्टस सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 32 है कि जी का मान क्या होता है। तो यहाँ पे जी जो है सार्वत्रिक नियतांक है ना। तो इसका मान जो है 9.8 × 10 की घात में जो है ये नहीं होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, बल्कि इसका मान जो है 6.67 × 10 की घात में 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो जी का मान है वो ये है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, अधिकतम, न्यूनतम, 0 या स्क्वायर रूट 9.8। तो यहां पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 0, है ना। जब क्या है कि किसी वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है और जब अधिकतम बिल्कुल जब यानी जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद फिर नीचे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो वेग होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये गति वेग जो है धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि वेग 0 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 34 है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, यानी कि जो खाने पीने के सामान, जो पैक्ड फूड आते हैं उनमें टिन का लेप किया जाता है, जिंक का नहीं, क्यों। 4 विकल्प दिए हैं। पहला कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है इसलिए, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा क्या है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से टिन का लेपन किया जाता है। क्योंकि अगर टिन का लेपन नहीं किया जाएगा और जिंक का किया जाएगा तो जो भी खाने वाला पदार्थ है उसके साथ क्रिया करके जिंक उस खाद्य पदार्थ वस्तु को या तो खराब कर देगा या विषैला कर देगा। इसके लिए
टिन का लेपन किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 35 है कि नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा ईंधन प्रयोग में होता है? प्राकृतिक यूरेनियम, यूरेनियम 238, यूरेनियम 236 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यूरेनियम 235 या थोरियम 232 का प्रयोग नाभिकीय या न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36 है कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? प्रोपीन का, आइसोप्रीन का, इथीन का या क्लोरोपीन का? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये लगभग बिहार पीएससी में 3 बार पूछ चुका है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है, मतलब बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल ध्यान रखिए इसको कि 36 का बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये नाभिकीय ईंधन का कार्य करता है सूर्य के लिए, और बनता क्या है? संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 है हमारा कि निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास की बात कर रहा है यहाँ पे। लकड़ी, गोबर, हाइड्रोजन या कोयला? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें बायोमास नहीं है। मतलब ऊर्जा का स्रोत है पर ये जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 39 है जो कि भूगोल से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? नदी, पवन, हिमानी या लहरें? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जल प्रपात का जो निर्माण है ये नदी के द्वारा होता है। तो ए हो गया सही विकल्प। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भ्रंश रेखा या वलन अक्ष? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहा जाता है इसे। और यहाँ पे कुछ और चीज़ जान लीजिए कि जिस जगह से भूकंप की जो तरंग होती है वो उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। और जहाँ पर सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, जबकि भूकंप केंद्र का जो ठीक ऊपर का हिस्सा जो है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 41 है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? केंद्र, शंकु, ज्वालामुखी या क्रेटर? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहा जाता है ना। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो कौन सी है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि वो राज्य गुजरात है। और इसके अगर हम तटरेखा की अगर हम बात करें तो ये 1214.7 किलोमीटर है, और ये भारत के जो तटरेखा है उसके 23% भाग को कवर करता है। जबकि भारत के जो समुद्री तट की लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। और गुजरात के बाद अगर कोई राज्य दूसरा है उसकी बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी समुद्री तट रेखा है 974 किलोमीटर, है ना। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 44 है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो यहाँ पे कॉटन पॉलिश यानी कि जहाँ सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है वो कौन सा शहर है? तो सही विकल्प सी हो जाएगा, मुंबई। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 45 है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूगर्भ विज्ञान, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी या सुनामी? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी।
और प्रश्न नंबर 46 है कि निम्न में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। नदी के निक्षेपण यानी कि नदी जहाँ पे नदी के जमाव से बनता है, क्या बनता है? मोरेन, लोएस, डेल्टा या भृगु। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि डेल्टा, है ना, डेल्टा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 जो कि भारतीय संविधान पर आधारित है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहला विकल्प है 6 से 10 वर्ष, इसके बाद 8 से 12 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। तो सही विकल्प यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है या जो शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है भारतीय संविधान में भारत के लोगों को 3 प्रकार से प्रदान किया गया है। पहला मौलिक अधिकार बना दिया गया, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य बना दिया गया और यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल कर दिया गया। हालांकि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा के बारे में व्यवस्था पहले से ही था, लेकिन ये था कि 0 से 6 वर्षों तक। लेकिन अब क्या कर दिए हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के द्वारा कि जो 0 से 6 वर्ष है उसको 0 से 14 कर दिया गया है। मतलब यह है कि 14 वर्ष आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास राज्य का कार्य है। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो संशोधन में ये स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य है 51 का इसके लिए है, और मूल अधिकार बना दिया गया 21 का के तहत कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। और ये सभी हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, है ना। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48। तो प्रश्न नंबर 48 है हमारा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन, महापौर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सरपंच। तो नगर निगम का अध्यक्ष जो है मेयर या महापौर होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 49वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। कौन सा चीज जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता, गुप्त मतदान, गणराज्य या संप्रभुता। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। मित्रता, सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन या धार्मिक सहिष्णुता या नैतिकता। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर समाज में विभाजन। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। 4 विकल्प है। पहला है कि इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और विकल्प बी है कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। और विकल्प सी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। और डी है कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। आपको बताना है कि इनमें संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही होगा, सही विकल्प वो बी है कि अस्थायी सदस्यों का चयन जो है 5 वर्षों के लिए होता है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चयन 2 वर्ष के लिए होता है। और स्थायी सदस्यों की बात करें तो जिसमें यूएसए, यूके, रसिया, चीन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। बाकी तीनों काम यानी कि ए, सी और डी जो काम है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद करती है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। 4 विकल्प है। पहला, मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, अवयस्क या विकलांग। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि अवयस्क व्यक्ति जो है भारत में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता या मतदान नहीं कर सकता। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
53, खैर ये मिसप्रिंट होकर 54 हो गया है। खैर क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, यानी कि किसी को अगर फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसे कौन निरस्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है और राष्ट्रपति को यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मिला हुआ है। तो ये था दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी तरफ से अब तक पूछे जा चुके प्रश्नों का एक सेट, और ये सेट नंबर 1 था। बाकी हिंदी और इंग्लिश को हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें और ये जो पोस्ट है उसमें से एक पोस्ट लें, और ध्यान दें कि आप अभी से रनिंग पे यानी कि दौड़ पे और ऊंची कूद और गोला फेंक ये सब प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि दिक्कत ना हो। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।